चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स जैसे हम लोग अकाउंटिंग में पढ़ते हैं जनरल लेजर, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में जनरल लेजर कैसे बनती है और ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हम ये पता चलता है हमें कि हमारे दो टाइप की कॉस्ट में अकाउंटिंग होती है। एक होती है नॉन इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होती है इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग। नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड अलग अलग मेंटेन होते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब मिक्स नहीं है, इंटीग्रेट नहीं है, और इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि मिक्स है, मतलब फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग मिक्स होकर एक साथ मिलाकर करी जाती है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। मतलब हमारा अकाउंटिंग फाइनेंशियल की अलग होती है और कॉस्ट की अलग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अलग ट्रायल बैलेंस बनता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग ट्रायल बैलेंस बनता है। तो फाइनेंशियल जब अकाउंटिंग होती है तो उसके अंदर हम लेजर बनाते हैं। एक याद होगा आपको 11th क्लास में जब हम सीखते हैं, हमने जर्नल बनाया, जर्नल के बाद सारे लेजर अकाउंट बनाए और सारे लेजर अकाउंट बनाने के बाद में हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, है ना। लेकिन जब बिजनेस बहुत बड़ा होता है तो वहां पर हम जर्नल के भी 3 हिस्से कर देते हैं, जर्नल के 8 हिस्से कर देते हैं और लेजर के 3 हिस्से कर देते हैं। या तो जर्नल में हम लोग पढ़ते हैं कैश बुक, परचेजेस बुक, है ना, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक और जनरल प्रॉपर, ये जनरल के पार्ट कर देते हैं जब हमारा बिजनेस बड़ा होता है। और लेजर के भी हम 3 पार्ट कर देते हैं। एक हम बनाते हैं डेटर्स लेजर, क्योंकि हमारे डेटर्स के बहुत सारे अकाउंट होते हैं, कई बार 100, 200, 500, 1000 लोग होते हैं जिनको हम उधार माल बेच रहे होते हैं। तो डेटर्स लेजर में उन सबके अकाउंट आ जाते हैं। एक होती है क्रेडिटर्स लेजर, जहां पर हम लोग क्रेडिटर्स के सारे अकाउंट मेंटेन करते हैं। और डेटर्स और क्रेडिटर्स के अलावा जितने भी अकाउंट बचते हैं वो सब जनरल लेजर में बनाए जाते हैं। प्रैक्टिकली सब इसे जीएल बोलते हैं, जनरल लेजर, जीएल। तो 3 हमारे पार्ट हो जाते हैं लेजर के, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हम लेजर बनाते हैं तो यहां पर हम बहुत सारे अकाउंट मेन लेजर में नहीं बनाते हैं। यहां हम कॉस्टिंग लेजर्स में एक स्टोर्स लेजर बनाते हैं। मतलब जैसे डेटर्स लेजर होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टोर्स लेजर होता है। तो जो स्टोर्स लेजर होता है उसके अंदर हम लोग जितने भी हमारे पास अलग अलग टाइप का मटेरियल होता है, माल होता है, उन सबको हम वहां पर लिखते हैं। क्योंकि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, माल बना रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप का मटेरियल रखा होता है, तो वो सब हम स्टोर लेजर में लिखते हैं। एक होता है WIP या जॉब लेजर। अगर हमारा बिजनेस ऐसा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग चीजें प्रोडक्शन में चल रही है, तो जितनी भी जॉब चल रही है, जितनी भी माल हमारा प्रोडक्शन हो रहा है अलग अलग मशीन पर अलग अलग लोगों के लिए, वो सब वर्क इन प्रोग्रेस लेजर में हम मेंटेन करते हैं। इसके बाद फिनिश गुड्स लेजर आता है, जब माल बन के तैयार हो जाता है तो फिनिश गुड्स लेजर में चला जाता है। तो ये हमारे मेन 3 लेजर होते हैं, स्टोर लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स लेजर। अब क्या रहता है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग अलग मेंटेन कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अब जब हम माल खरीदते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एंट्री बनाते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, या क्रेडिटर्स अगर उधार खरीदा है, कैश दिया है तो टू कैश, चेक दिया है या ऑनलाइन पेमेंट करी है, बैंक से पेमेंट हुई है तो टू बैंक, उधार खरीदा है तो टू क्रेडिटर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा एम होता है बैलेंस शीट बनाना भी, और वहां कैश का बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, क्रेडिटर्स बैलेंस कितना है, डेटर्स बैलेंस कितना है, हमारा ये भी एम रहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में।
कॉस्ट अकाउंटिंग करते हुए हमारा एम ये नहीं है कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन में कैश कितना, बैंक कितना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये है कि हम जो बना रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट है, जॉब की क्या कॉस्ट है। तो ये कैश, बैंक, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, इन सब अकाउंट बनाकर हम अननेसेसरली बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, फिर तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जितना ही बड़ा हो जाएगा। तो बजाय ये फाइनेंशियल जो आइटम्स हैं, कैश, बैंक, क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन सब की जगह हम एक अकाउंट यूज करते हैं जिसका नाम होता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये क्या काम करता है? इसे हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी, नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब मैंने आपको बताया था ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी लेजर के 3 हिस्से हो जाते हैं, एक जनरल लेजर, एक डेटर्स लेजर, एक क्रेडिटर्स लेजर। तो जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी लेजर के 3 हिस्से हो जाते हैं तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? अगर जैसे आपने माल बेचा, उधार माल बेचा, तो एक तो डेटर का अकाउंट इफेक्ट हुआ, वो डेटर्स लेजर में आ जाएगा। एक सेल्स का अकाउंट इफेक्ट हुआ, वो जनरल लेजर में आ जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस कैसे मैच होगा? क्योंकि जनरल लेजर में मिसिंग क्या है? जनरल लेजर में मिसिंग है ऑल डेटर्स अकाउंट एंड ऑल क्रेडिटर्स अकाउंट। डेटर्स लेजर में तो केवल डेटर के अकाउंट है, बाकी सब कुछ ही मिसिंग है। और यहाँ पर केवल क्रेडिटर्स के अकाउंट है, बाकी सब मिसिंग है। तो ट्रायल बैलेंस तो किसी का भी नहीं बन पाएगा। टू मेक ट्रायल बैलेंस हम जनरल लेजर में ऑल डेटर्स या ऑल क्रेडिटर्स की जगह यूज करते हैं। इसके भी 2-3 मेथड होते हैं। वो पहले हमारा आज से 20-25 साल पहले फाउंडेशन या इंटरमीडिएट में चैप्टर होता था सेल्फ बैलेंसिंग एंड सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। उसमें ये सिखाया जाता था कि लेजर का जब हम ऐसे पार्टीशन करते हैं तो उसमें ट्रायल बैलेंस बनाते हैं नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, पता नहीं क्यों हटा दिया। तो अब हम क्या करते हैं, हमने देखा होगा कई बार जब हम ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, ट्रेडिंग P&L बना रहे होते हैं, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर 100-200 डेटर के अकाउंट नहीं होते। ट्रायल के अंदर बैलेंस के अंदर होता है सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, या टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तो वो क्या होता है, या हम क्या कर सकते हैं, एक डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं जो रिप्रेजेंट करता है इन सब अकाउंट को, और एक बनाते हैं क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है इन सबको। इस वजह से इसका ट्रायल बैलेंस बन पाता है। सेम सिस्टम हम यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग में फॉलो करने वाले हैं। हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कैश, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं लिखने वाले। तो इन सब की जगह हमें कोई अकाउंट तो लिखना पड़ेगा ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस बन पाए। तो उस सब के लिए हम जो अकाउंट का नाम लिखते हैं या तो उसका जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखे। लेकिन ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कई बार इससे मिसमैच हो जाता है। जैसे मैंने कहा था जनरल लेजर में हम डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। ऐसी डेटर्स लेजर को मैच करने के लिए हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, और क्रेडिटर्स लेजर को एडजस्टमेंट करने के लिए भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट दो होते हैं, डेटर्स लेजर में, क्रेडिटर्स लेजर में। जो डेटर्स टोटल डेटर्स का जस्ट रिवर्सल होता है। जैसे टोटल डेटर्स का बैलेंस 1 लाख डेबिट आ रहा है तो इसका 1 लाख क्रेडिट आएगा। इसका 80,000 क्रेडिट आ रहा है तो इसका 80,000 डेबिट आएगा। ये हम क्या करते हैं, महीने के एंड में या साल भर के एंड में पूरी जो सेल हुई उसकी एक एंट्री बना देते हैं, है ना। क्या एंट्री बना देंगे, सेल की। मुझे चाहिए ना सेल की एंट्री, नॉर्मल होती है डेटर्स टू सेल। अब डेटर अकाउंट यहाँ नहीं है तो मैं क्या करूंगा, हमारी नॉर्मल एंट्री क्या होती है, डेटर्स डेबिट टू सेल्स। तो मुझे डेटर्स यहाँ चाहिए, जनरल लेजर में डेटर्स चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, डेटर की जगह डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये कहाँ बनाऊंगा, जनरल लेजर में। और मुझे एक डेटर्स लेजर में चाहिए कौन सा अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा और ये डेटर्स लेजर में बनाऊंगा। तो ये हमें पहले सिखाया जाता था, एक चैप्टर होता था, हटा दिया। तो वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है इतने इस सबसे। तो एक 5-10 मिनट में ये सिखाए भी नहीं जा सकते, लेकिन एक ओवरव्यू दिया जा सकता है कि ऐसे हम अकाउंट को बनाकर उसे मैनेज करते हैं। तो ये ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे,
जैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्री बनाएंगे, हमने कहा कॉस्ट अकाउंटिंग में हम स्टोर लेजर बनाते हैं, तो जैसे ही हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो हम लिखेंगे स्टोर लेजर डेबिट। अब टू कैश की जगह कॉस्ट लेजर कंट्रोल या कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि हम कॉस्ट लेजर को कंट्रोल करने के लिए एक अकाउंट बना, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कुछ भी नाम दिया जा सकता है इसको। ये मेनली क्या है, ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए, जर्नल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। तो स्टोर लेजर अकाउंट हो गया एक। स्टोर लेजर तो बनती है, उसके अंदर सारे स्टोर के अकाउंट होते हैं, लेकिन एक हम स्टोर लेजर में, जैसे स्टोर लेजर अकाउंट बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, जब भी माल खरीदेंगे स्टोर में लिखेंगे, वेजेस की पेमेंट करेंगे वेजेस में लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड की पेमेंट करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड में लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की पेमेंट करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में लिखेंगे, सेलिंग ओवरहेड की पेमेंट करेंगे सेलिंग ओवरहेड में लिखेंगे, डब्ल्यूआईपी में जाएगा तो डब्ल्यूआईपी लिखेंगे, फिर फिनिश गुड्स बनेगा फिनिश गुड्स में लिखेंगे, फिर वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा वो लिखेंगे। कोई अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन है या हमारे, देखिए एडजस्टमेंट अकाउंट हम कई बार बनाते हैं क्योंकि हमें पता है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमने पढ़ा था ओवरहेड के चैप्टर में कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होता है तो उसके 3 मेथड होते हैं। पहला, उसे कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में कर दिया जाए। तो कैसे करें, उसका या तो अकाउंट बनाएं, बैलेंस रखें, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड की पेमेंट करी तो फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि कैश तो हम लिखेंगे नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग में, कैश बैंक डेटर्स क्रेडिटर्स कुछ यूज नहीं करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड की क्या एंट्री हो जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड टू जीएलए। मान लिया 50,000 दिया, फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करा, एब्जॉर्ब करा, हमने याद है ओवरहेड के चैप्टर में सीखा था, फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से हमने एब्जॉर्ब कर लिया। तो मान लिया एब्जॉर्प्शन हुआ, वो डब्ल्यूआईपी में जाता है, अभी हम वो एंट्री डिस्कस कर लेंगे। मान लिया वो गया 48,000, इसका मतलब 2,000 अंडर एब्जॉर्प्शन है, हमने 2,000 कम वसूल कर। अब हमारे पास ऑप्शन है या तो इसका अकाउंट का बैलेंस निकाल लें, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर है तो 2,000 इसी का अकाउंट का बैलेंस निकाल लें, या जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, हम इस 2,000 रुपए को फैक्ट्री ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर, तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ क्या लिखा है, हमने ये डिस्कस किया था कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन को ट्रांसफर करते हैं ओवरहेड अकाउंट से कॉस्टिंग पीएनएल में, वो तो थर्ड मेथड था। एक क्या था, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, एक क्या था सप्लीमेंट्री रेट, एक ये था कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे वो तो वहीं खत्म हो जाएगा, अगर कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर है तो उसका बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो ये लिखा है कि हम अंडर ओवरहेड को कॉस्टिंग पीएनएल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसे कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया और हम उसे कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट पीरियड में करना चाहते हैं तो हम लोग ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट भी अलग से ओपन कर सकते हैं, नहीं तो उसी अकाउंट में बैलेंस निकाल। एक होता है ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट, ये क्या होता है, हम कई बार क्या करते हैं, हमारा जो डब्ल्यूआईपी होता है वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें डायरेक्ट मटेरियल भी जाता है, डायरेक्ट लेबर भी जाता है और फैक्ट्री ओवरहेड भी जाते हैं। तो कई बार हम ये डिसाइड करते हैं कि जो डब्ल्यूआईपी है उसको हम केवल प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। अब प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर चला जाएगा। अब फैक्ट्री ओवरहेड का क्या करें, तो उसको सस्पेंस में ट्रांसफर करेंगे। तो ये भी, अब ये टेक्निकल बात है कि डब्ल्यूआईपी से रिलेटेड ओवरहेड सस्पेंस में जाएगा और जो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन है वो एडजस्टमेंट में जाएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम अकाउंट बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस रेस्पेक्टिव फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर हो जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस भी वहां पर ट्रांसफर। मतलब आपको क्या करना है, इन शॉर्ट, सपोज ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड एडजस्टमेंट या फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस का, ओपनिंग बैलेंस दिया है, डेबिट क्रेडिट जो भी दिया है, आपको क्या करना है, टेंशन फ्री उस ओपनिंग बैलेंस को यहां लिख लेना है। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट दिया तो वो यहां लिख लो ओपनिंग बैलेंस, फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस दिया लिख लो, आपको टेंशन नहीं लेनी। पूरा क्वेश्चन करो, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया तो उसे डेबिट क्रेडिट के हिसाब से ट्रांसफर कर दो फैक्ट्री ओवरहेड एडजस्टमेंट या सस्पेंस। मतलब आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की तरह ट्रीट करो। ओपनिंग ओवरहेड, कोई भी ओवरहेड है
ओपनिंग बैलेंस दिया एडजस्टमेंट, मान लो ओपनिंग बैलेंस है, उसे रेस्पेक्टिव ओवरहेड में बैलेंस ब्रोक डाउन की जगह बस उसका नाम लिख दो, ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग, बस ये एक तरीके से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ही है, बस और कुछ नहीं करना है इनका। कई बार कैपिटल ऑर्डर होता है, जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, अपनी ही बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस में कब ट्रांसफर होता है? जब हम लोग कोई माल बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। जब हम माल बना रहे हैं, जब हम कोई असेट बना रहे हैं, तो उसे वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं डालते, उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डालते हैं। रीजन, वर्क इन प्रोग्रेस से माल बनते ही कहां जाता है? फिनिश गुड्स में, है ना। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से माल बनते ही असेट में जाता है, बैलेंस शीट, इसलिए हम इसको अलग रखते हैं। सर्विस ऑर्डर है, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस हो रही है, तो वो तो रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट में जाएगा, मतलब अलग अलग ओवरहेड में चला जाएगा, वो तो कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है। कोई स्पेशल ऑर्डर है तो हम WIP में डालते हैं, अलग WIP के अंदर वो अलग अलग टाइप के, तो हम जैसे WIP में हम तो एक शॉर्टकट अकाउंटिंग करते हैं, हमने WIP में डाल दिया। WIP लेजर हमने करी थी, बात बन रही है, तो उसके अंदर होता है कितने, कौन सा जॉब लेजर है, कौन सा ऑर्डर है, वो सब उसमें होता है, वो हमारे अभी कोर्स में कुछ भी नहीं है। एक कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनता है, जो भी एबनॉर्मल आइटम्स है या जो प्रॉफिट वगैरह निकल कर आया वो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर होता है। तो कुल मिलाकर क्या रहता है, हम लोगों को आगे आपको क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो एक बार तो आप पहले ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं ये चैप्टर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टोर से लेजर बनाते हैं, फिर एक वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट होता है, WIP होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्टिंग P&L और एक GLA या कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। तो हम जनरली ये वाले अकाउंट बनाते हैं, है ना। तो इसके लिए अभी हम जनरल एंट्री देखेंगे, जनरली ज्यादातर यही अकाउंट बनाए जाते हैं, है ना। तो हम एक के बाद एक अकाउंट में ट्रांसफर होता चला जाता है, और हम लोग ये सारे अकाउंट एक ही क्वेश्चन में फटाफट बना लेते हैं, तो हमें 15-20 मिनट 25 मिनट में पूरा बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आराम से हो जाता है, जब हमें सारी की सारी जनरल एंट्री आ रही होती है, पता होती है। तो हम सबसे पहले करते हैं जनरल एंट्रीज विद रेस्पेक्ट टू मटेरियल। मटेरियल से रिलेटेड हमारी क्या क्या जनरल एंट्रीज होती है। इससे पहले हम थोड़ा सा कोस्ट शीट का ध्यान करते हैं, ताकि हम ये जनरल एंट्रीज बना पाए। जब हम कोस्ट शीट बना रहे होते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाती है। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद हम इसमें फैक्ट्री या जो है वर्क ओवरहेड लिखते हैं, इसमें सेल ऑफ स्क्रैप माइनस होती है, ओपनिंग WIP प्लस होता है, क्लोजिंग WIP माइनस होता है, तो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है हमारी। उसके बाद अगर हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो वो यहाँ आ जाता है, नहीं है तो नहीं आता, और इसे ही हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल देते हैं। फिर इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स आता है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स आता है, तो इसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल देते हैं। फिर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड आता है, और उसके बाद इसे कॉस्ट ऑफ सेल बोलते हैं। इसमें प्रॉफिट आता है और सेल्स आ जाता है। ये दिमाग के अंदर आपके सेट होना चाहिए, तभी आप जनरल एंट्रीज बना पाए। अब यहाँ कैसे काम करेगा, देखिए, जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मींस प्राइम कॉस्ट, उसे हम WIP में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर WIP मतलब जहां पर काम चलता है, क्योंकि जब भी कोई काम शुरुआत होगी, शुरुआत होते ही एकदम से बन के तैयार नहीं हो जाएगा। तो जैसे ही शुरुआत होगी, ये सारा सामान, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब WIP में इश्यू होंगे। उसके बाद हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड, अब ये है डायरेक्ट, ये सब क्या है? प्राइम कॉस्ट। ये सब क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। अब कुछ हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है,
ये अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर होते हैं, अगर ये ऑफिस से रिलेटेड है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में ट्रांसफर होते हैं, और अगर ये सेलिंग से रिलेटेड है तो सेलिंग ओवरहेड में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस भी डब्ल्यूआईपी में जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूआईपी तो यहीं पर है सारा का सारा, तो फैक्ट्री ओवरहेड भी डब्ल्यूआईपी में जाएगा। और जब डब्ल्यूआईपी बन के तैयार हो जाएगा तो ये तैयार होने के बाद फिनिश गुड्स में जाएगा, तो इसलिए हम इसे कहाँ टालते हैं, फिनिश गुड्स। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो वो भी यहीं पर फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं हो। फिर फिनिश गुड्स से माल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल में, यहाँ, और कॉस्ट ऑफ सेल में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड भी जाते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ सेल से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, दो मेथड होती है अकाउंटिंग की, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो ये प्रॉफिट कॉस्टिंग पीएनएल में जाता है, और कोई एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट है वो भी कॉस्टिंग पीएनएल में जाता है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिमाग में रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा कौन सी चीज कहां पर ट्रांसफर करते हैं। तो जर्नल एंट्री कैसे बनती है इसकी, उसे सीख लेते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री मटेरियल से रिलेटेड। जब हम मटेरियल खरीदते हैं तो जैसे ही मटेरियल खरीदते हैं सारा का सारा स्टोर्स में जाता है, तो स्टोर्स हमारा यहाँ डेबिट हो जाता है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर लेंगे हम, और हमारी जेब से जो कैश बैंक जा रहा है, याद रखिए हम इंटीग्रेटेड नहीं कर रहे हैं, नॉन इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, या कैश बैंक वगैरह नहीं आता है, उसकी जगह एक अकाउंट हम बनाते हैं जिसे हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जीएलए, कॉस्ट लेजर, नॉमिनल लेजर, कुछ भी बोल सकते हैं, तो जीएलए अकाउंट में चला जाएगा। जीएलए अकाउंट रिप्रेजेंट करता है सारे फाइनेंशियल लेजर अकाउंट। तो ये एंट्री हम बनाते हैं माल खरीदने की। तो जो सबसे पहले मटेरियल आता है वो आता है यहाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मटेरियल अभी आ गए हैं, खरीद लिए, क्योंकि अभी माल खरीदा है। जब यूज करेंगे तो पता चलेगा कि ये मटेरियल डायरेक्ट पर्पस के लिए यूज हुआ है या इनडायरेक्ट के लिए यूज हुआ है। अभी तो खरीदा है, डायरेक्ट के लिए यूज होगा तो डब्ल्यूआईपी में चला जाएगा, इनडायरेक्ट के लिए यूज होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग में चला जाएगा। कुछ नहीं कहा, बस लिखा इनडायरेक्ट मटेरियल, तो इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड में यूज होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री में यूज होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। इसके बाद आती है माल वापसी आया, ऑन रिटर्न ऑफ मटेरियल टू सप्लायर, तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी, जीएलए टू स्टोर्स, ये परचेजेस रिटर्न है। फिर हमने माल इशू करा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मटेरियल कहां बताया था, डब्ल्यूआईपी, तो डायरेक्ट मटेरियल डब्ल्यूआईपी में चला जाएगा। माल खरीदा था तो स्टोर को डेबिट किया था, क्रेडिट किया, और डब्ल्यूआईपी को डेबिट कर। अगर यही इनडायरेक्ट मटेरियल है, अच्छा यहाँ ऑन मटेरियल परचेज फॉर कैश और क्रेडिट, हमने कोई स्पेशल जॉब के लिए माल खरीदा। जब स्पेशल जॉब के लिए खरीदा जाता है माल, तो क्या होता है, हम जब माल खरीदते हैं तो जनरली क्या होता है, गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज करने के बाद वो पहले जाता है स्टोर्स में, और स्टोर के बाद इशू होता है डब्ल्यूआईपी। लेकिन अगर कोई माल हमने सपोज खरीदा सीधा स्पेशल जॉब पर, माल बन रहा है, प्रोडक्शन जारी है, वहां पता चला माल कम पड़ गया, अब जब माल खरीदेंगे पहले उसे स्टोर में क्यों डालेंगे, जब माल बन रहा है डब्ल्यूआईपी में ऑलरेडी तो सीधा वहीं डालेंगे ना। तो सीधा स्पेशल जॉब का मतलब है माल सीधा सीधा डब्ल्यूआईपी में जाएगा, तो खरीदते ही सीधा वो डब्ल्यूआईपी में चला जाए, तो डब्ल्यूआईपी टू जीएलए। डब्ल्यूआईपी मतलब दो एंट्री जो हमने बनाई थी उसकी एक ही एंट्री बना दी हमने सीधा, क्योंकि फर्स्ट एंट्री क्या थी, माल खरीदने की, हमारी माल खरीदने की एंट्री होती है स्टोर्स लेजर डेबिट टू जीएलए, फिर इशू करने की होती है डब्ल्यूआईपी टू स्टोर्स, स्टोर से स्टोर कैंसिल हो गया, सीधा एंट्री बन गई डब्ल्यूआईपी टू जीएलए, क्योंकि हमने माल सीधा ही स्टोर के लिए सीधा स्पेशल जॉब के लिए खरीदा है। अब मालिया हमने माल जो इशू किया था डब्ल्यूआईपी पर वो वापस आ गया प्रोडक्शन से, तो माल इशू करने की एंट्री बनाई थी डब्ल्यूआईपी टू स्टोर, वापसी आ जाएगा तो स्टोर टू डब्ल्यूआईपी एंट्री हो जाएगी, है ना, प्रोडक्शन से माल वापस आया हमारे पास। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो जिस ओवर फैक्ट्री में यूज हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, ऑफिस में हुआ तो ऑफिस ओवरहेड डेबिट, और अगर सेलिंग में हुआ तो सेलिंग ओवरहेड डेबिट, अगर हमें नहीं बताया तो फैक्ट्री ओवरहेड।
तो रेस्पेक्टिव ओवरहेड डेबिट टू स्टोर लेजर, लेकिन कुछ नहीं कहा तो फैक्ट्री ओवरहेड को हम डेबिट कर देंगे। इसके बाद हम एक जॉब से दूसरी जॉब में माल जा रहा है, कुछ काम चल रहा था वहां से दूसरे में हो गया, तो ये WIP लेजर के अंदर जॉब नंबर 1 2 3 4 उसके अंदर जॉब 1 2 जॉब 2 जॉब 2 जॉब 1 वो वहां अंदर के अंदर एंट्री बनेगी। वो जनरली हमसे पूछी नहीं जाती है, फिर भी हमें पूछ लिया गया तो जहां रिसीवर जॉब है वो डेबिट हो जाएगा और गिवर जॉब क्रेडिट हो जाएगा। ये WIP लेजर के अंदर एंट्री होती है ट्रांसफर की। अब नॉर्मल लॉस हो गया। देखिए जो नॉर्मल लॉस है वो दो टाइप का होता है, हमने मटेरियल के चैप्टर में पढ़ा था, कॉस्ट शीट के चैप्टर में भी पढ़ा था। मटेरियल लॉस नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों टाइप का हो सकता है। एबनॉर्मल लॉस से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है क्योंकि हम उसे अपने कस्टमर से ले नहीं सकते, तो उसे हम सीधा सीधा कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। नॉर्मल लॉस हम कस्टमर से ले सकते हैं तो हम अपनी कॉस्ट को बढ़ाते हैं। ये भी दो टाइप का होता है नॉर्मल लॉस, जो पहले से हमें पता होता है या जो पहले से नहीं पता होता है। जैसे हमें पहले से मालूम है कि हमने 1000 किलो माल खरीदा है, उसमें से हमें पता है 10% माल खराब हो जाएगा, उसका नेचर ऐसा हमें पहले से ही पता। तो अगर हमने 10,000 किलो माल खरीदा है 90,000 रुपए का और हमें पता है 10% माल खराब होना ही होना है, नॉर्मल लॉस, तो हम ये मानते हैं कि 9,000 किलो का माल 90,000 रुपए का आया, तो हम रेट ही इन्फ्लेट कर देते हैं शुरुआत से। ये वो वाला माल होता है जो पहले से हमें पता होता है कि इतना माल पहले से ही पता होता है खराब। कुछ ऐसा माल होता है कि वो नॉर्मल लॉस तो है लेकिन हमें पहले से नहीं पता कितना खराब होगा, कुछ पर्टिकुलर जॉब ऐसी है वहां जाएगा खराब होगा तब हो। तो उस सिचुएशन में अगर पहले से नहीं पता था बाद में ऐसा कुछ है खराब हुआ है, तो ये माल में कम होता है, मटेरियल में कम होता है, ये लेबर में ज्यादा होता है। कैसे? जैसे लेबर है, हमें पता है पहले से ही कि वो लंच टाइम पे काम नहीं करेंगे, तो लंच टाइम हमें पहले से ही पता है कि काम नहीं होगा तो हम उसका रेट बढ़ा देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वर्कर वेट कर रहा है जॉब के लिए, काम के लिए, उस पर काम नहीं दे रहे हैं, खाली बैठे हैं क्योंकि काम है नहीं। और ये इनहेरेंट फीचर होता है बिजनेस का, जितने समय हमारा बिजनेस चालू है उतने समय हमारा काम चले ऐसा नहीं है, कुछ समय के लिए खाली भी बैठता है इंसान। इवन प्रोफेशनल भी है, डॉक्टर है, वो भी जब बैठेगा आएगा और जाएगा, उस दौरान ऐसा नहीं है नॉन स्टॉप मरीज देखता रहेगा। ऐसे बिजनेस में भी होता है, काम आएगा काम करे, नहीं है तो खाली बैठे। तो जो खाली जितना बैठे हैं ये पहले से एडवांस में कई बार हम पता नहीं लगा सकते, तो वो पहले से जो नहीं पता लगा सकते वो फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देते हैं, और जो पहले से पता लगा सकते हैं उससे रेट हम बढ़ा देते हैं। तो अगर रेट बढ़ा दिया तो उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही रेट बढ़ा चुके हैं। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में कहा कि 10,000 रुपए का माल खरीदा, 1,000 का नॉर्मल लॉस है, इसका मतलब हमें पहले से नहीं पता था, बाद में पता चला। अगर पहले से पता होता तो रेट ही बढ़ा देते ना, देखो ऐसे। तो हमने रेट ही बढ़ा दिया। हम ये नहीं कहते कि ये जो माल है ये 9 रुपए किलो है, हम कहते हैं 10 रुपए किलो माल है और हर जगह हमने रेट बढ़ा दिया, तो जो माल खराब हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, यूनिट्स खराब होंगी। लेकिन अगर हमें पहले से नहीं पता था तो बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, उसे फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर हमें पहले से नहीं पता और अलग से दिया है तो फैक्ट्री ओवरहेड में उसे ट्रांसफर कर देंगे। जब भी हमें क्वेश्चन में बोलेगा इतना माल नॉर्मल लॉस है, इट मींस हमने रेट नहीं बढ़ाया था, इसलिए हम कह रहे हैं नॉर्मल लॉस है। रेट इन्फ्लेट कर दिया शुरू में ही, पहले से हमने कह दिया 10,000 में से 1,000 किलो तो खराब ही होगा, तो पहले से कंसीडर कर लिए, तो आप अलग से नहीं कह सकते ना नॉर्मल लॉस हो गया, क्योंकि वो पहले ही हो चुका है। तो जब भी क्वेश्चन में हमें कहेगा इतना नॉर्मल लॉस हुआ है तो हम उसे फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर करते हैं। एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये हमारे मटेरियल से रिलेटेड जनरल एंट्रीज होती हैं जो मैंने आपको सारी की सारी यहां पर बता दी। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन हैं कुछ मटेरियल से रिलेटेड। अब हमारी अकाउंटिंग आती है वेजेस से रिलेटेड, कि हम वेजेस से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल लेजर बनाते हैं तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, वेजेस डेबिट। अब वेजेस में एक तो उनकी वेजेस होती है, दूसरा एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ में, ईएसआई में, और एम्प्लॉय को भी पूरी पेमेंट नहीं होती है, उनकी सैलरी कट जाती है, उनका उसका एम्प्लॉय का अपना जो पीएफ और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन होता है।
या उसने जो एडवांस सैलरी ली है वो उसे पेमेंट नहीं होती, तो हम पीएफ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी काटते हैं और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने डेबिट में भी लिखा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैं ये कहूं, मान लिया किसी की सैलरी 10,000 है और हमने उससे कहा कि भैया तुम्हारी 1,000 रुपए कटेंगे, तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उसको पेमेंट कितनी होगी? 9,000। लेकिन एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को 2,000 जमा करेगा, 1,000 रुपए जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है और 1,000 रुपए वो अपना भी कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। तो एम्प्लॉयर ने 9,000 रुपए एम्प्लॉय को दिए और 2,000 गवर्नमेंट को दिए, तो उसकी कॉस्ट तो 11,000 हो गई ना। तो 11,000 कैसे हो गई? 10,000 ग्रॉस वेजेस प्लस 1,000 रुपए एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो उसकी जेब से कितने जा रहे हैं? 11,000। 2,000 गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। 2,000 कैसे? 1,000 रुपए एम्प्लॉय का और 1,000 रुपए एम्प्लॉयर का, तो इसलिए पीएफ पेबल एम्प्लॉय का प्लस एम्प्लॉयर का। और फिर टीडीएस काटना, टीडीएस काट लेगा, नहीं तो टू पेमेंट कर देगा, कैश पेमेंट कर देगा। ये काम कहाँ होता है? ये काम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में सिंपल है, जैसे हम लोगों ने जहां जहां स्टोर लेजर के लिए एंट्री में स्टोर लेजर लिखा था, उसकी जगह वेजेस कंट्रोल अकाउंट लिख दो बस। पेमेंट करी थी हमने, स्टोर की एंट्री बनाई थी, स्टोर लेजर टू जीएलए, अब यहां कर दो वेजेस कंट्रोल टू जीएलए। उसके बाद में डायरेक्ट लेबर के लिए हमने एंट्री बनाई थी डब्ल्यूआईपी टू स्टोर। तो अगर हमें सेल्स दे रखा है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर हमें सेल दे रखा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट जब हम बना रहे हैं, इसमें हमने क्या ट्रांसफर कर दिया? फिनिश गुड्स आ गए और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड भी यहां पर आ गया, ठीक है। अब सेल्स के लिए जो हमारी एंट्री बनती है वो बनती है जीएलए। नॉर्मल सेल की एंट्री होती है कैश डेबिट या डेटर डेबिट टू सेल, तो यहां क्या आ जाएगा? जीएलए डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में क्या आ गया? बाय जीएलए। तो अभी सेल्स को हम लोग इस सेल को कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर दें, उससे फायदा क्या होगा? हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, एक नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम्स हमने कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करी होंगी और नॉर्मल कॉस्ट हमने यहाँ पर सारी ट्रांसफर करी है, तो हमारा एक नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि ये क्या है? कॉस्ट है, जो भी माल बेचा उसकी कॉस्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट सब आ गई, ऑफिस ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड भी आ गया, सब कुछ आ गया यहाँ। तो सेल को जब हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा जो हम कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दें, ठीक है। और कॉस्टिंग पीएनएल में फिर एबनॉर्मल आइटम्स भी होंगी, वहां से फाइनल प्रॉफिट जीएलए में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ क्या बनाया रखा होगा हमने? कॉस्टिंग पीएनएल। कॉस्टिंग पीएनएल में क्या आया? कॉस्ट ऑफ सेल्स, और यहां से यहाँ पर एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस आ रखा होगा, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आ रखा होगा, है ना। और फिर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन भी तो आता है ना कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। फिर ये जीएलए में फाइनली नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे। तो एक टेक्निक, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है? जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बना रहे हैं और यहां लिख रहे हैं फिनिश गुड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, सेल अकाउंट बनाया, सेल में लिखा बाय जीएलए। अब हमने क्या किया? इसको कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया और इसे भी कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हमने कहा सब कुछ तो पीएनएल में ही जाना है, तो इसे भी कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, इसे भी कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर। फिर कॉस्टिंग पीएनएल में सेल आ जाएगी, यहाँ कॉस्ट आ जाएगी,
फिर एबनॉर्मल लॉसेस वगैरह, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन वगैरह सब आ जाएगा, और फिर फाइनली जो नेट प्रॉफिट होगा वो जीएलए में यहां से ट्रांसफर होगा। इट मींस ये जो हमने पहले ये नेट फिगर ट्रांसफर करी थी, ये अब दो अकाउंट में अलग अलग नाम से आई है, क्योंकि यहां पर ये क्या था, ये क्या था, प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ क्या आया, सेल आई और ये कॉस्ट आई, इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट आएगा। तो ये दो मेथड है, इन्हें ध्यान से समझिए, इन दोनों में से आप जो मर्जी लगा सकते, जो आपको अच्छा लगे, दोनों ही ठीक है। तो जब मैं इससे रिलेटेड एंट्री बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सेल को कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल को कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। जब मैं इस मेथड से अकाउंटिंग करूंगा तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल को भी कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा, सेल को भी कॉस्टिंग पीएनएल में। तो एक मेथड तब है जब सेल को हम क्या कह सकते हैं, जब सेल को कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर करा जाए, और एक मेथड है जब सेल को कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर किया। तो ये दो मेथड है, इनको ध्यान से समझिए ना। तो इससे रिलेटेड एंट्रीज क्या हो जाएंगी वो हम देख लेते हैं। तो सेल्स, तो इफ कॉस्ट ऑफ सेल को हम कॉस्टिंग पीएनएल, मतलब जो सेकंड नंबर पे मैंने बताया था, अभी जो बताया उसमें राइट साइड में जो मैंने आपको बताया, तो कॉस्ट ऑफ सेल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं कॉस्टिंग पीएनएल में, तो जो भी कॉस्ट ऑफ सेल का बैलेंस है उसे कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कॉस्टिंग पीएनएल टू कॉस्ट ऑफ सेल हमारी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमें सेल को भी कॉस्टिंग पीएनएल में ही ट्रांसफर करना है ना। तो सेल्स को भी कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करना है, तो पहले सेल की एंट्री बनाइए। सेल की एंट्री क्या होती है, जीएलए टू सेल्स, फिर सेल्स को ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग पीएनएल, दोनों को ही कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जब दूसरा मेथड जो मैंने आपको लेफ्ट साइड में पहले बताया था, इसमें हम क्या है कि सेल को कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर, तो सेल की एंट्री बनाएंगे पहले जीएलए टू सेल्स, फिर सेल को कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या एंट्री बन जाएगी, सेल्स डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल। फिर कॉस्ट ऑफ सेल से एक प्रॉफिट आएगा जो कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर होगा, तो उसकी एंट्री हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल टू कॉस्टिंग पी। तो ये सेल से रिलेटेड एंट्रीज है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, दोनों ही ठीक है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रॉफिट लॉस होगा वो कॉस्टिंग पीएनएल में वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो बच्चों कई बार ये लगता है सेल रिटर्न की एंट्री में क्या है, हम सेल को रिवर्स कर दें, नहीं, सेल को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम सेल को रिवर्स करेंगे तो फिर हमें एक दो एंट्री और बनानी पड़ेगी। तो यह मानो कि माल वापस आएगा तो फिनिश गुड्स लेजर में चला जाएगा, क्या करोगे, फिनिश गुड्स में जाएगा ना, तो फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएगा लेजर, और टू डेटर्स आते हैं तो डेटर की जगह जीएलए। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री ज्यादातर बच्चे गलत ही बनाते है ना, उन्हें लगता है सेल की एंट्री क्या थी, जीएलए टू सेल, तो सेल रिटर्न की एंट्री हो जाएगी सेल डेबिट टू जीएलए, नहीं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए। ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट, मैंने बताया था ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट किसे रिप्रेजेंट करता है, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, और हम अगर थर्ड मेथड यूज करते हैं जहां पर ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन को हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं कॉस्टिंग पीएनएल में, तो इसे कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाए। नेट प्रॉफिट आएगा वो जीएलए में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। अब इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में ज्यादातर जो बड़े क्वेश्चन है वो एक ही टाइप के होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यहां पर हमें ट्रायल बैलेंस दिया हो, तो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस हमें दे रखा होगा। अब यहां पर देखो ध्यान से, ट्रायल बैलेंस में स्टोर लेजर लिखा है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स लेजर, ये सब तीनों तो दे ही रखे होंगे, एक जीएलए, चार चीजें दे रखी होगी। अगर जीएलए बाई चांस नहीं दिया, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना। अब अगर हमें ओवरहेड का बैलेंस दिया हुआ है,
जब भी ट्रायल बैलेंस में हमें ओवरहेड का बैलेंस दिया हुआ है, इट मींस वो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होगा, ओपनिंग वाला, और अब हम क्लोजिंग वाला भी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का बैलेंस ही निकालने वाले। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या वर्क ओवरहेड अकाउंट दिया है, डेबिट क्रेडिट जो भी दिया वो हम उस अकाउंट में लिख लेंगे और जीएलए का बैलेंस आ जाएगा। तो हम इन सारे अकाउंट बनाकर इन सब का बैलेंस ही लिख लेंगे, सारी एंट्रीज हैं उनकी पोस्टिंग कर देंगे, फिर स्टोर का बैलेंस निकालेंगे, स्टोर लेजर का, स्टोर लेजर का बैलेंस आता है डेबिट या क्रेडिट, और इसे ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। उसके बाद डब्ल्यूआईपी का बैलेंस आएगा, इसे भी हम कहाँ लिख देंगे, ट्रायल बैलेंस में। फिनिश गुड्स का बैलेंस आएगा, इसे भी कहाँ लिख देंगे, ट्रायल बैलेंस। वेजेस का कोई बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि वेजेस या तो डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी, डायरेक्ट होगी तो डब्ल्यूआईपी में, इनडायरेक्ट होगी तो फैक्ट्री ओवरहेड। कई बार हमें डायरेक्ट वेजेस बता देते हैं बस, तो बैलेंसिंग फिगर इनडायरेक्ट वेजेस हम वर्क ओवरहेड में ट्रांसफर करते हैं, कई बार केवल इनडायरेक्ट वेजेस बताते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर डायरेक्ट वेजेस डब्ल्यूआईपी में, वेजेस का बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में वर्क ओवरहेड का ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो हम उसको ओपनिंग बैलेंस जो भी दिया उसे लिख लेंगे। तो इसका मतलब अगर डिफरेंस आएगा तो उसका भी हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन ब्रोट डाउन, ये भी ट्रायल बैलेंस में पहुंच जाएगा। सपोज ओपनिंग बैलेंस हमें ना दे रखा हो वर्क ओवरहेड या किसी भी ओवरहेड का, तो जो डिफरेंस आता उसको मैं कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करता अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया होता तो मैं क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं लिखता और इसको मैं कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करता, जो भी डिफरेंस आ जाता। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का ओपनिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग भी बैलेंस मैंने यहां पर लिख दिया, इसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। ठीक है, जीएलए का बैलेंस तो आता ही आता है। ठीक है, सेलिंग ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का बैलेंस जनरली कम आता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और फैक्ट्री ओवरहेड तो ऐसे हैं कुछ ज्यादा, सेलिंग ओवरहेड तभी होता है जब सेल होती है, तो ज्यादातर उसका अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं होता, होगा तो भी उसका बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेशन और जो वर्क ओवरहेड है उसका भी बैलेंस निकाल रखा। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और वो मैच हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं इसके, देखने में लगते हैं कि हाँ ये इतने सारे अकाउंट बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको आता है अच्छे से तो 15 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है। हमने करे हैं सारे क्वेश्चन, क्लास में करे हैं और 15-15 मिनट में ही करे, है ना। अब हमारा जो दूसरा पार्ट आता है इसके अंदर, वो आता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिक्स होती है। जो हमारी नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग होती है वहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग बनती है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग बनती है। इंटीग्रेटेड में दोनों मिक्स है, एक ही बुक्स है। बस आपको एक शॉर्टकट याद रखना है, क्या, अच्छा पहले जो हमारी नॉन इंटीग्रेटेड थी उसके अंदर आप 100% जनरल एंट्री नहीं बनाते हैं, क्योंकि कुछ हम कॉस्ट शीट के चैप्टर में सीखते हैं कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ही नहीं होती, है ना। जैसे प्योर फाइनेंशियल नेचर आइटम्स हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, डोनेशन पेड, इनकम टैक्स प्रोविजन, ये सब चीजें हम, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये सारी चीजें हम कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखते ही नहीं है। तो जब नॉन इंटीग्रेटेड होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग होती है, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन वहां आती ही नहीं है। अब इंटीग्रेटेड है, दोनों मिक्स हैं, तो सारी एंट्री बनेंगी, पहली बात। दूसरा, आप जीएलए अकाउंट को गायब कर दो, क्योंकि जीएलए केवल हमने बनाया था कि हम कैश बैंक ये सारे अकाउंट नहीं बना रहे थे, अब तो बना रहे हैं। तो दो बातें ध्यान रखिए, एक तो सारी एंट्री बनेंगी और जीएलए गायब हो जाएगा। और अगर ये सोचेंगे तो जो अभी अभी हमने एंट्री सीखी वैसे ही सारी एंट्री बनेंगी। तो देखते हैं कैसे हमारी एंट्रीज बनने वाली है। यहाँ मटेरियल खरीदा हमने, तो हमने पहले एंट्री क्या बनाई थी, स्टोर लेजर टू जीएलए। अब जीएलए का नाम नहीं लेना है आपको,
और कैश बैंक वगैरह सब लिख सकते हो। तो एंट्री हो जाएगी स्टोर लेजर टू कैश अगर कैश खरीदी है, बैंक अगर चेक के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट है, उधार खरीदी है जो 99% होता है बिजनेस में, तो टू क्रेडिटर्स। या मैंने क्या बताया था आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 3 लेजर होते हैं, जनरल लेजर, डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर। और जनरल लेजर में जब हम एंट्री बनाते हैं तो एक क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, तो इसलिए क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या बोर्ड लेजर कंट्रोल अकाउंट भी लिखा जा सकता है। अगर हमें ओपनिंग बैलेंस इस नाम से दिया है तो जनरल एंट्री में क्रेडिटर्स की जगह यही नाम लिखेंगे। ये क्रेडिटर अकाउंट है। बोर्ड लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या है? क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट ही समझे, इससे ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैश में खरीदा तो स्टोर लेजर टू कैश या बैंक। रिटर्न हुआ, परचेजेस रिटर्न, तो सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल डेबिट टू स्टोर लेजर, है ना। और पेमेंट हुई क्रेडिटर्स को। अब पेमेंट टू क्रेडिटर्स नॉन इंटीग्रेटेड में इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं बनती थी, क्योंकि क्रेडिटर भी जीएलए था, कैश भी जीएलए था। अब एंट्री बनेगी क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, जो भी आपने लिखा हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री वही है जो पहले थी, WIP टू स्टोर्स, है ना। इनडायरेक्ट की वही है, वर्क ओवरहेड टू स्टोर्स, सेलिंग ओवरहेड टू स्टोर, फिनिश एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड टू स्टोर्स, कुछ नहीं कहा तो फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स। मटेरियल परचेज फॉर स्पेशल जॉब पहले भी यही थी, WIP टू, लेकिन हमने पहले WIP टू GLA करा था, अब WIP टू कैश, बैंक या क्रेडिटर से लेजर, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए तो फैक्ट्री ओवरहेड टू कैश, बैंक या क्रेडिटर्स। वर्क ओवरहेड से WIP से माल वापस आया तो स्टोर लेजर डेबिट टू WIP, ठीक है। मटेरियल एक जॉब से दूसरी जगह गया, ये हम पहले बना चुके हैं। नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल हम पहले ऑलरेडी बना चुके हैं, फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर लेजर। एबनॉर्मल लॉस के लिए एंट्री बना चुके हैं हम, पहले हम क्या लिखते थे, P&L अकाउंट डेबिट टू स्टोर। तो मतलब आपको सारी एंट्रीज वही बनानी है, सारी की सारी एंट्रीज वही बनानी है, बस आपको क्या करना है, कैश बैंक का यूज करना है। मान लिया बोला गया ट्रांसफर टू रिजर्व्स, तो बिल्कुल बनाएंगे। अब यहाँ कॉस्टिंग P&L मत लिखिए, P&L अकाउंट लिख लीजिए। और जब आप लिखा हो ट्रांसफर टू रिजर्व्स तो एंट्री बन जाएंगी P&L टू रिजर्व, डिविडेंड पेड, सब चीजें एंट्री बनेगी। यहाँ पर मर्ज है दोनों अकाउंट, तो ये भी आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ थोड़े से अकाउंट ज्यादा बन जाते हैं बस। तो एंट्रीज तो हमने देख ली क्या बनेंगी, सारी की सारी एंट्रीज हमारी बन जाएंगी वैसे ही जैसे हम पहले बनाते थे। अब जैसे ये है, यहाँ पर हमें बोल रखा है कुछ बैलेंसेस हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस है। अब जैसे स्टोर्स परचेज्ड है, तो स्टोर्स परचेज्ड है तो हमारी एंट्री बन जाएगी स्टोर डेबिट टू क्रेडिटर्स, संडे क्रेडिटर्स, इशू टू प्रोडक्शन WIP टू स्टोर्स, स्टोर इन एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है, डायरेक्ट वेजेस इंकर तो डायरेक्ट वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब सिंपल है। तो इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं कि आपसे पूछा जाए, थोड़े से कम होते हैं, मतलब ये नहीं है कि आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। तो कई बार क्या हो जाता है, जब जिसके चांसेस कम होते हैं बच्चे स्टूडेंट उसे पढ़कर ही नहीं जाते हैं, कहते हैं तो आता नहीं, कभी और आ जाए तो सबका ही गलत हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिए, ये भी इसके भी 1-2 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए। और चैप्टर ये बहुत आसान है और अच्छे खासे नंबर का आएगा अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से खत्म करना।